हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको स्वामी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की। कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपको करना ही करना है। कुछ क्वेश्चंस है जो सिर्फ थर्ड ईयर वालों के लिए, फाइनल ईयर वालों के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए है। और सारे ही क्वेश्चंस आपको हर ईयर में करने ही करने होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐड होते हैं, बाकी तो सारे सेम ही रहते। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है और आपको उनको किए बिना तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल जाना ही नहीं है। कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा मैं बताते चाहूँगी। अगर पूरा बताने गई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग छोटे छोटे से वीडियो बनाएंगे जहाँ हम लोग सिंगल टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी जो एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बिना स्किप किए देखना। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू हु एवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं आखिरी में बोलती हूँ तो आप लोग बिना उसे सुने और स्किप करके चले जाते हो। तो बात करते हैं ऑर्गेनॉन की। तो ऑर्गेनॉन जो है वो है प्रिंसिपल बुक, जो को पढ़े बिना आई डोंट थिंक किसी भी होम्योपैथ को प्रैक्टिस करनी आ पाएगी या वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, मैं एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा थोड़ा सा ही। बाकी जब आप पढ़ोगे ना तो इतनी अश्योरिटी है कि पढ़ते टाइम आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगी चीज़ कि हाँ इस टॉपिक में ये लिखना है, इस टॉपिक में ये लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। डॉक्टर हैनीमैन कभी नहीं बोलेंगे, सिर्फ हैनीमैन कभी नहीं बोलेंगे। ही इज़ आवर ग्रेट मास्टर। हमेशा रिस्पेक्ट से सर लगा करके या डॉक्टर लगा करके ही बात करेंगे, नाम लेकर के कभी भी नहीं बोलेंगे। तो बायोग्राफी ऑफ हैनीमैन सर में हमें क्या लिखना है, जो छोटी छोटी सी आपको डेट्स याद रहे वो आप याद कर सकते हो, और जो बड़े बड़े मोमेंट्स हैं सिर्फ उन्हें लिखना है। बिकॉज ही वॉज द ग्रेट मास्टर, जिन्होंने इतना कुछ किया है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं। आई नो हर डेट को याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जितना याद रहे उतना कर लो, कोई इशू नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। तो 7 है, ये किस किस नाम से आते हैं अब वो जानते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, पिलर्स ऑफ होम्योपैथी, कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या है। लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन। ये सारे के सारे जो है लॉस को आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर कोई सिंगल पूछा जाता है तो आपको सिंगल को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। जो बेस्ट बुक है वो है ए.के. दास। आप ए.के. दास से पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल है। दो बहुत सारी अलग अलग भी बुक है, एस.पी. डे की है, एस दास की है, फारूकी मास्टर की है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। लेकिन जो सिंपल है और रैशनल है वो है ए.के. दास, आप उससे पढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन आता है एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। तो कुल मिलाकर के 6 एडिशंस है। जो 5th एडिशन था वो मास्टर हैनीमैन ने दिया था, लेकिन 6th वाला उनकी डेथ के कुछ ईयर्स बाद आया था, अप्रॉक्स 72 ईयर्स बाद। और उसमें बहुत सारे चेंजेस उनकी वाइफ ने किए थे जो मास्टर हैनीमैन की थिंकिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। फर्स्ट एडिशन आया था 1810 में, सेकेंड आया था 1819 में, थर्ड आया था 1824 में। फर्स्ट एडिशन में थी गैलेट की पोयम, सेकेंड एडिशन में आया था ऑडेस अपेयर मतलब डेयर टू बी वाइज, थर्ड एडिशन में भी डेयर टू बी वाइज ही था। फोर्थ एडिशन आया था 1829 में, जिसमें दिया गया है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज। फिफ्थ एडिशन आया था 1833 में, इसमें वाइटल फोर्स को और ड्रग डायनेमाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिफ्थ एडिशन मैं आपको बताया 1833। सिक्स एडिशन जो था वो 1921 में आया था, इसमें 291 एफोरिज्म है और 50 मिलीसिमल पोटेंसी को इसी में दिया गया है। ऑडेस अपेयर मैंने बताया, डेयर टू बी वाइज। अब हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनॉन क्या है। तो ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनॉन में देखो 2 सेक्शंस बनाने हैं। एक साइड लिखना है थ्योरेटिकल पार्ट, एक साइड लिखना है प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आप बुक लेकर के बैठे हो तो पेज नंबर 26 पार्ट 1 ऑफ ए.के. दास आप खोल करके देख सकते हो, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट है 1 से 70 तक,
कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो थर्ड एफोरिज्म है उसके अगर आपको पॉइंट्स याद है तो बस वही लिखना है। फर्स्ट है मिशन ऑफ फिजिशियन और हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, एफोरिज्म नंबर 1 and 2। सेकेंड है रिक्विजिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ अ फिजिशियन, थर्ड एंड फोर्थ नॉलेज ऑफ डिसीज, नॉलेज ऑफ ड्रग, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, नॉलेज ऑफ क्रॉनिक डिसीज एंड रेमेडी। प्रैक्टिकल पार्ट है 71 से 294 में। 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर 71, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, केस टेकिंग, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन, अलाइड प्रॉब्लम्स। अलाइड प्रॉब्लम्स में ही है डाइट इन एक्यूट डिसीज, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड मैस मेडिसिन। बस अगर आता है ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनॉन, एनाटमी ऑफ ऑर्गेनॉन, स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनॉन, तो हमें यही चार्ट बना करके आना है, ठीक है। एफोरिज्म नंबर 1 मिशन ऑफ फिजिशियन, 2 हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, 3 फोर्थ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, थर्ड है नॉलेज ऑफ फिजिशियन या आर्ट ऑफ फिजिशियन, 5th में है कॉज ऑफ डिसीज, 6th है अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर, 7th में है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, 9th में है वाइटल फोर्स, 26 में है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, 28 में है मॉडस ऑपरेंडी दैट इज हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस, 32 से 40 तक में दिया हुआ है व्हेन 2 डिसिमिलर डिसीजेस मीट टुगेदर। तो ये सारा आपको बहुत अच्छे से करना है एज इट इज़। सिर्फ जो वर्ड मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करते जाना है, ज़्यादा दिमाग सीरियसली किसी भी चीज़ में मत लगाओ। जितना ज़्यादा अंदर घुसोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब क्वेश्चन आता है मानो वाइटल फोर्स, तो वाइटल फोर्स में आपको उसकी क्वालिटीज़ एक्सप्लेन करनी है, नेचर एक्सप्लेन करना है। स्पिरिचुअल, ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक, डायनेमिक एंड अनइंटेलिजेंट। स्पिरिचुअल क्या, इममटेरियल है, उसका कोई शेप, साइज, बॉडी नहीं है। ऑटोक्रेटिक है, मतलब सेल्फ पावर्ड है, ऐसे नहीं कि उसे चार्ज पर लगाओगे फिर काम करेगा, हमारी बॉडी अपने आप काम करती है, ठीक है। ऑटोमेटिक है, सेल्फ एक्टिंग है, किसी और के रूल की उसको ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक है, एनर्जेटिक है, किसी भी फॉर्म लाइक जादू की तरह धूप में नहीं बैठना होता है वाइटल फोर्स को कि वाइटल फोर्स धूप में बैठेगा तो ही एनर्जी आएगी, नहीं। अनइंटेलिजेंट है, उसके पास सही और गलत को सुनने समझने की शक्ति नहीं है। 3 और क्वेश्चंस बनते हैं वाइटल फोर्स में। रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज एंड रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर। हेल्थ, डिसीज़ और क्योर में वाइटल फोर्स कैसे अलग अलग तरीके से काम करता है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 चीज़ों की डेफिनेशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के पेपर के पहले ज़रूर करके जाना, 4। एक है होम्योपैथी की डेफिनेशन, सेकंड हेल्थ, डिसीज़ एंड क्योर। हेल्थ is a condition in which the spiritual vital force rules the unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable harmonious vital operation as regards to both sensation and function। हारमोनी है, वाइटल फोर्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो हेल्थ है, जहाँ हारमोनी बिगड़ी वहाँ डिसीज आएगी। एफोरिज्म नंबर 11 में है डिसीज। Abnormally altered state of health in which the self-acting vital force is primarily dynamically deranged by the morbid dynamic influence inimical to life, subsequently causing disagreeable sensation and irregular function which are exfoliated outwardly toward the material body as the morbid signs and symptoms। ठीक है, और वो सारे साइंस और सिम्टम्स जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एफोरिज्म नंबर 7 टोटलिटी ऑफ डिसीज। अब भाई साहब क्योर कब होगा, कैसे होगा, सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स जब चले जाएंगे तब होगा क्योर। पेशेंट को पूरा होगा, ऐसा नहीं कि इसको स्किन इरप्शन थे तो स्किन इरप्शन चलेगा, भले ही पेशेंट उससे ईच कर करके परेशान है, नहीं। क्योर रिलेट्स टू द पेशेंट एज अ होल। अपेंडिसाइटिस हो गया था, अपेंडिक्स का रिमूवल कर दिया, दैट इज़ नॉट क्योर। इट मस्ट फॉलो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे एक क्वेश्चन छोड़ दिया, इसलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हुफलेंड्स रिमार्क। हुफलेंड्स रिमार्क चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, पहले हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर भी समझ ही लो। हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या होता है, हैरिंग सर थे जिन्होंने एक बेसिक क्राइटेरिया बना दिया था। देखो क्योंकि हमारे पास होम्योपैथी में ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेडिसिन किसने कौन सी लिखी थी तो कौन सी सही है या कौन सी गलत है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता है। अब कोई आया, उसको पेट दर्द हो रहा था, मैंने सल्फर दे दी 30 में 3 से 4 डोज, कोई मुझे गलत नहीं कह सकता है कि आपने गलत मेडिसिन दी या कुछ। मेरा टेस्टिंग करने का तरीका, मेरा टोटलिटी निकालने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है। तो मास्टर हैरिंग ने सोचा
ऐसा कुछ तो लाया जाए जिससे पता चले कि भाई क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए, ठीक है, कि अगर क्योर ऐसे होगा तो ही वो सही होगा, नहीं तो होम्योपैथिक क्योर नहीं होगा। फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, विद इन आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ, रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, जो डिसीज सिम्टम्स सबसे पहले आए थे वो सबसे लास्ट में जाएंगे। मानो किसी को स्किन डिसीज थी और फिर लास्ट में अस्थमा हुआ, तो सबसे पहले अस्थमा ठीक होगा और सबसे लास्ट में स्किन डिसीज ठीक होगी। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, कि जैसे जैसे सिम्टम्स आए थे उसके लास्ट से जाएंगे, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे फर्स्ट में क्योर होगा। द लास्ट एंड मेन पॉइंट इज फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गन ऑफ लोअर इम्पॉर्टेंस, जो ऑर्गन जैसे ब्रेन है, हार्ट है, उनके सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी जाएंगे और छोटे छोटे से जो ऑर्गन्स है, आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, इनके सिम्टम्स लास्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हूफलेंड्स रिमार्क। एक जो हूफलैंड जनरल चलता था जब हैनीमैन सर और इनका वक्त था, जैसे अभी दैनिक भास्कर वगैरह चलते हैं, तो उस टाइम पर एक चलता था हूफलैंड्स रिमार्क। तो हूफलैंड रिमार्क में जो सर हूफलैंड थे उन्होंने एक चीज़ लिख दी कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिसीज़ रिमेन, या होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट बट द डिसीज़ रिमेन्स। तो इस पर कमेंट करना है। क्या कमेंट करेंगे कि हाँ भाई हूफलैंड सर जो थे वो ठीक थे, सही कह रहे थे। अब आप लोग कहोगे कि क्यों सही कह रहे थे भाई, सिम्टम्स रिमूव हो रहे हैं तो डिसीज़ तो रिमूव हो रही है। ठीक है, हो रही है, वो हम जानते हैं, लेकिन उस टाइम पर कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, कोई इन्वेस्टिगेटिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं था जिससे आप कह दो कि देखो पहले थायराइड TSH का लेवल 7 था, अभी 3.29 हो गया है, थायराइड का लेवल नॉर्मल आ गया है, TSH का ठीक हो गया है पेशेंट। लेकिन उस टाइम पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना। तो हूफलैंड सर जो थे वो बिल्कुल सही थे और आपको लिखना भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सिम्टोमेटोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन और 10 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर सिम्टोमेटोलॉजी कर रहे हो तो आपको सिम्टम की डेफिनेशन के साथ साथ एक एक 2 एग्जाम्पल ज़रूर याद करने हैं, ताकि मतलब ऐसा हुआ है, मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है कि ऐसा दे दिया है कॉन्कोमिटेंट सिम्टम विद एग्जाम्पल। तो भाई कॉन्कोमिटेंट सिम्टम की डेफिनेशन तो हर एक स्टूडेंट लिखाता है, लेकिन एग्जाम्पल्स किसी को याद नहीं आते, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? एनी चेंज इन द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, रिमार्क बाय दोज अराउंड हिम, ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन। ये है सिम्टम्स। अब बहुत सारे टाइप के सिम्टम हैं। हम लोग सिर्फ मेन सिम्टम पढ़ेंगे, पूरे सिम्टम नहीं पढ़ाऊंगी, 30-32 सिम्टम से इतने नहीं पढ़ाऊंगी। कंप्लीट सिम्टम बोनिंग हसन सर ने दिया था, जिसमें 4 चीज़ें होती है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। लोकेशन कौन सी लोकेशन पर है, सेंसेशन कैसा है, प्रिकिंग है, बर्निंग है, ईचिंग है, मोडालिटी एग्रावेशन कब हो रहा है, एम्बुलेशन कब हो रहा है, कॉन्कोमिटेंट हेडेक है तो हेडेक के साथ यूरिनेशन है क्या, र्यूमेटिज्म है तो र्यूमेटिज्म के साथ डायरिया है क्या, वो होता है कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स आर दो सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट विद द मेन सिम्टम्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनवॉलेटरी पैसेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो है जो सिर्फ सब्जेक्ट फील कर सकता है। सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, पेशेंट है, जो पेशेंट है वो जो सिम्टम फील कर सकता है वो है सब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो क्या है? डिज़ायर्स, ड्रीम, अरे मुझे ड्रीम आया था तो आई वॉज फ्लॉवी इन द स्वेट, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये सिम्टम्स जो है वो मैं फील कर सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आप फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या है? जो साइंस या सिम्टम्स जो कोई और देख ले, ठीक है, जैसे स्वेलिंग हो गई, रेड कलर हो गया, हाई या लो BP हो गया, रूमेटिज्म में फिंगर्स देख ली, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं? जो एकदम PQRS सिम्टम है, पिक्यूलर, रेयर, क्यूर एंड स्ट्रेंज सिम्टम्स, जो एक पर्सन को ही होते हैं। होम्योपैथी क्या है? ऑल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। क्यों? क्योंकि भाई बुखार तो सबको आता है, बुखार में टेम्परेचर तो सबका बढ़ता है, लेकिन बुखार में थर्स्ट है या नहीं,
उसको स्वेटिंग है या नहीं, चिली है, हॉट है, भूख लग रही है, स्पाइसी खाना है, ठंडा खाना है, मीठा खाना है, ये सारे जो सिम्टम्स है, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हीं को तो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ठीक है, इसके बाद आता है पैथोग्नोमिक कीनोट सिम्टम। गाइडिंग सिम्टम क्या है? जो पिक्युलर अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं जो हमें सिलेक्शन ऑफ रेमेडी की तरफ ले जाते हैं, जैसे ब्लैक स्टूल, सल्फर जाएगी, पिन पॉइंट पेन, कैलिब्रोम जाएगी। तो ऐसा करके जो हमें गाइड करते हैं उसको बोलते हैं गाइडिंग सिम्टम। फिर आते हैं जनरल सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम्स, वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट से रिलेटेड है, पेन इन द ईयर, रोरिंग इन द ईयर। कॉमन सिम्टम क्या? जो बहुत सारे पेशेंट में, बहुत सारी डिसीज में, बहुत सारी मेडिसिन की प्रूविंग में मिलते हैं। ठीक है, अनकॉमन सिम्टम, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम मैंने अभी बताया, द सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट विद द मेन सिम्टम, इनको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। अब नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ डिसीज। तो कॉज ऑफ डिसीज मेनली 3 होते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज। एफोरिज्म नंबर 5 में दिया हुआ है और 73-74 साइड इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्साइटिंग कॉज के बारे में बात करते हैं। एक्साइटिंग कॉज जो डिसीज कंडीशन को एक्साइट करता है उसे कहते हैं एक्साइटिंग कॉज। ठीक है, फंडामेंटल कॉज 3 टाइप के होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। उसके बाद आता है मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज क्या होता है? जो डिसीज कंडीशन को मेंटेन करके रखता है उसको कहते हैं मेंटेनिंग कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सारे आइसोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, हेट्रोपैथी, टाउटोपैथी, तो आपको एटलीस्ट सबकी डेफिनेशन तो आनी चाहिए, भले ही अंदर कुछ आए या ना आए। थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, ज़्यादा नहीं। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या करोगे? एलोपैथी और होम्योपैथिक के बीच का डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि ये दोनों पता नहीं क्यों एक दूसरे के दुश्मन है। मतलब आइसोपैथी और यूनानी आए और ये तो आते ही नहीं है। होम्योपैथी और एलोपैथी के बीच में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर, डिसीज एंड क्योर, या होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। A weaker dynamic of action is permanently extinguished in the living organism by the stronger one if the latter is more similar to the former in its manifestations। मतलब क्या हुआ कि छोटी सी डिसीज़ है, हाथ पैरों में दर्द है, वो एक बड़ी डिसीज़ टीबी से पूरी तरीके से दूर चल जाएगी। जो टीबी का दर्द है वो आपको ज़्यादा फील होगा हाथ पैर के दर्द से। ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है तो ओरिजिन सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक का मैजम सूरा है दूसरे का मैजम सिफिलिटिक है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया था। ओके, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स है, लाइक फिजिकल एस्पेक्ट, मॉरल एस्पेक्ट, डिसीज एस्पेक्ट। फिजिकल क्या? एक बहुत नाली की बदबू और बड़े सारे नाले की बदबू, तो नाले की बदबू ज़्यादा आएगी और नाली की बदबू छुप जाएगी, या नाली की बदबू के सामने परफ्यूम की खुशबू ज़्यादा आएगी। ठीक है, मॉरल एस्पेक्ट क्या? फ्रेंड के रिलेटिव की डेथ से हमें कम फ़र्क पड़ेगा अगर हमारे किसी रिलेटिव की डेथ होती है तो। डिसीज़ एक्सपेक्ट में क्या? स्मॉल पॉक्स जो है वो कम हमें दिखाई देगा ऑप्थेल्मिया से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर, लाइक हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो मास्टर हैनीमैन ने हमें क्लियरली कह दिया कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्योर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। लेकिन एक बार समझ लेते हैं, जो मेडिसिन है हमने केस चेकिंग के बाद होम्योपैथिकली सिलेक्ट करी, उस मेडिसिन ने बॉडी के अंदर जा करके जो मॉर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स था उस पर एक्ट किया। अब जो डिसीज़ फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, सिमिलर है। ठीक है, उसने प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन को कंप्लीट किया। जो स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिसीज़ थी उसने जो वीकर सिमिलर नेचुरल डिसीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया। अब जो वाइटल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनली डिसीज़ है, मतलब जो नेचुरल डिसीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब कौन कौन बचा है? सिर्फ वाइटल फोर्स बचा है और आर्टिफिशियल डिसीज़ बची है जो हमने प्रोड्यूस की है मेडिसिन के द्वारा। अब मेडिसिनल एक्शन कैसे ख़त्म होगा? जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी। क्यों? क्योंकि डोज बहुत छोटा है,
जो उसका डोसेज है वो हमारे हाथों में, सेकेंडरी एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स की तरफ से। ठीक है, अब जो वाइटल फोर्स है वो डिसीज़ और मेडिसिनल डिसीज़ दोनों की साइड से फ्री है और एक हेल्दी कंडीशन में आ गया है। सो दिस वाज अबाउट हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस। ओके, अब आता है कि भाई साहब जब नेचर क्योर कर देता है तो हम इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हैं कि होम्योपैथी कर रहे हैं, एलोपैथी कर रहे हैं, एमबीबीएस करे, बीएचएमएस करे, क्यों कर रहे हैं हम इतना, कि जब नेचर ही क्योर कर देगा तो इतना क्यों उलझना। तो भाई साहब बहुत सारी गलतियां नेचर में भी हैं। एक जैसी सिमिलर डिसीजेस नहीं मिलेगी, डेफिशिएंसी ऑफ सिमिलर डिसीजेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी क्योंकि डोज तो हमारे हाथ में ही नहीं है। इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। अनसर्टन है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कब तक ठीक होगा कब तक नहीं ठीक होगा। डोसेज तो भैया हम पूछो ही मत, वो तो अपने हिसाब से चले जा रहा है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ है। अब बात करेंगे क्या क्या एडवांटेज है कि हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। तो बहुत सारी सेवरल सिमिलर मेडिसिन मिल जाएगी। डोज हमारे हाथ में है, कब देना है कब नहीं देना है, कब प्लासेबो देना है पेशेंट को, कब 1 ml देना है, कब 50 मिलीसिमल देना है, कब 30 देना है, ये हमें पता है। जो डिसीज़ है वो धीरे 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 कम होते होते और ख़त्म हो जाती है। डेंजरस बिल्कुल नहीं है, और जिसमें होम्योपैथी तो ज़रा सी भी डेंजरस नहीं है अगर आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हो तो। एक सर्टेन टाइम पीरियड है कि 2 महीने में आपकी डिसीज़ ठीक हो जाएगी, 2 से 3 महीने में। ऐसा कभी भी किसी पेशेंट को कहना नहीं हाँ कि मेडिसिन दी है हाँ आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं कहना, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। क्योर करती है जेंटली, परमानेंटली और रैपिडली। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं कि हम मेडिसिन से ट्रीट करें बजाय नेचर के भरोसे बैठने के। अब है वाई मेडिसिन आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज़, कि भाई नेचुरल डिसीज़ जो है वो तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी कि उसने वाइटल फोर्स तक पे एक्ट कर दिया। तो मेडिसिन में ऐसा क्या है कि वो डिसीज़ जो थी नेचुरल उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। फर्स्ट पॉइंट है मेडिसिन अनकंडीशनली एक्ट करती है। उनको कोई कंडीशन नहीं चाहिए कि मैं सुबह ही काम करूँगी, शाम में ही काम करूँगी, खाना खाने के बाद काम करूँगी, तुम अल्कोहल लोगे तो काम नहीं करूँगी, तुम बियर लोगे तो काम नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं चाहिए उसे। वो तो अंदर गई, अपना काम करना शुरू। हर वक्त काम करती है, हर सर्कमस्टेंस में काम करती है। आप खुश हो, पार्टी में हो, शादी में हो, आप भले ही शादियों में जाकर के पढ़ना भूल जाते हो, छुट्टी लगने पे पढ़ते नहीं हो, लेकिन मेडिसिन अपना काम करती है। वो ये नहीं देखती है कि भाई ये तो आराम से बैठा है तो मैं इस पर एक्ट ना करूं, उसका काम चलता रहता है। हर एक लिविंग इंडिविजुअल पर काम करती है। ऐसा नहीं वो बोले कि ये काला है, रेसियस नहीं होती है मेडिसिन, ठीक है, तो इस पर एक्ट नहीं करूँ उस पर एक्ट नहीं करूँ। रेगुलेशन ऑफ डोज फिजिशियन के हैंड में होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेडिसिन डिसीज़ को प्रिवेंट भी करती है। कोविड में बहुत सारे लोगों ने एसिडोस्पर्मा का यूज़ किया है, आर्सेनिकम, बेलाडोना, बहुत सारी रेंज ऑफ मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या खा लिए लोगों ने। मेडिसिन क्योर करती है, पैलिएट करती है, जहाँ पैलिएट करना चाहिए जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, कार्डियक या ब्रेन से रिलेटेड होती है, उसमें पैलिएट करना ज़रूरी होता है, तो मेडिसिन पैलिएशन के लिए भी यूज़ की जाती है। सप्रेस करती है नेचुरल डिसीज़ को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। ये सारी जो चीज़ें हैं वो चैप्टर नंबर 9 में आती हैं A.K. दास के। अब आता है यूनियन ऑफ डिसीज़। यूनियन ऑफ डिसीज़ में क्या बताए, इसमें दिया हुआ है कि जब 2 डिसिमिलर डिसीजेस मिलती है तो क्या होगा। सबसे पहला हम अभी पढ़ के आए, 2 डिसिमिलर डिसीज मिलेगी क्या, अगर इक्वल स्ट्रेंथ की है या ओल्डर वाली स्ट्रांग है तो वो न्यू वन वाली को आने ही नहीं देगी। पुरानी डिसीज ज़्यादा शक्तिशाली है कि सास ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो बहू को आने ही नहीं देगी, ये वही वाली बात हो गई है। एफोरिज्म नंबर 38 में दिया हुआ है सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर न्यू डिसीज़ जो है वो डिसिमिलर है और स्ट्रॉन्गर है, पुरानी वाली को बोल देगी भाई तू कोने में बैठ, मुझे अपना काम कर लेने दे, और दोनों अपना अपना काम अलग अलग बंटवारा करके करते रहेंगे। थर्ड में क्या होता है, न्यू डिसीज़ जब बहुत लंबे समय तक के एक्शन कर लेगी, जॉइंट पर, इधर उधर, हार्ट पर, सब दूर पहुंच जाएगी, वो फिर जा कर के लंग्स में, हार्ट में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बैठ जाएगी और वहीं से अपना काम किया करेगी। ठीक है, फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीज, जब एक से बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मुझे फ्रैक्चर भी हो गया था, मुझे रूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, किडनी स्टोन्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, सिस्टाइटिस है, इतने ढेरों सिम्टम्स लेकर के आ जाएंगे, तो भाई इसी को तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीज। और यहीं तो आएगी हमारी काम, लाइकोपोडियम आएगी, प्लेटिना आएगी, ये सारी यहीं आएगी और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है,
वीडियो को पूरा देखते रहो। आई नो काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, लेकिन आपके लिए ही बेनिफिशियल है। और जो स्क्रीन पर चल रहा है भले ही उसको उल्टा रख दो और कान में ईयरफोन लगा करके चलने दो कहानी। एक्शन ऑफ मेडिसिन, 2 टाइप के एक्शन होते हैं, प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन क्या होता है? मेडिसिन का एक्शन वाइटल फोर्स पर, जब वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है तो मेडिसिन एक्ट करती है वाइटल फोर्स पर, वो होता है प्राइमरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन 2 टाइप का होता है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। सेकेंडरी काउंटर एक्शन एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान देखा जाता है और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन क्या होता है? सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन में जब वाइटल फोर्स होता है वो खुद को जब बड़ा चढ़ा करके बताता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। ठीक है, ये था एक्शन ऑफ मेडिसिन। 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर क्या है? डिसीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन क्या क्या प्रिवेंट कर सकती है, क्या प्रोटेक्ट कर सकती है, क्या सप्रेस कर सकती है, क्या पैलेट कर सकती है, और फिर वही नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू द डिसीज नॉलेज। ठीक है, ये थे 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पेज नंबर 153 पर जो चार्ट दिया है वो करना है, और साथ ही साथ जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है स्पोरेडिक एपिडेमिक की वो करनी है। पेज नंबर 154 पर जो एक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़ का चार्ट दिया हुआ है साथ ही साथ वो भी करना है। इंडिस्पोजिशन क्या है? थोड़ा सा इधर उधर हो जाना कि भाई आज गए थे हम तो इधर के गोलगप्पे खाने शर्मा जी के और खा करके आए और पेट दर्द हो गया, तो ये क्या है? इंडिस्पोजिशन है। कुछ नहीं करना है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं देनी। पेशेंट आता भी है तो PLC दे करके जाने दो। अगर वो समझदार है तो उसे समझा दो, अगर समझदार नहीं है और आया है मेडिसिन चाहिए ही, PLC दे दो, बोला भैया ठीक है आप रेस्ट करो, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है खाना, हो जाएगा ठीक। ठीक है, ऐसे ही भेज दोगे तो वो कहेगा अरे यार डॉक्टर साहब को तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो भी तो नहीं करना है हमें। ठीक है, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट करना है कि साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। नए सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, पुराने वर्ड्स नहीं हो रहे हैं, पेशेंट को अच्छा लग रहा है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, इरिटेबल था तो नॉर्मल हो गया है। कैंट सर के 12 ऑब्जर्वेशन करने हैं। कैंट सर के 12 ऑब्जर्वेशन के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसमें बनाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में देखना है कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है जो फर्स्ट के बाद दिया जाता है। अब सेकंड टाइम पेशेंट आपके पास आया है तो क्या करना है? या तो आप रिपीट करोगे, या तो आप एंटीडोट करोगे, या तो आप चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करोगे, या तो कॉम्प्लीमेंट्री दोगे या कॉग्नेट दोगे। ठीक है, पैलिएशन क्या होता है? टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, दैट इज पैलिएशन। पैलिएशन और सप्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेडिसिन दी, सिम्टम्स दब गए, ठीक है वहीं, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लग रहा है वहीं। ठीक है, तो ये है पैलिएशन। सप्रेशन में क्या? स्किन डिसीज थी, मेडिसिन दी, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गई, एस्थमा हो गया, रैशेज हो गए, आई कंप्लेंट हो गई, ये है सप्रेशन। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर मैं आपको बता चुकी हूँ। लिमिटेशन और स्कोप ऑफ होम्योपैथी आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। एनामनेसिस में क्या है? मैस्मेरिज्म है, बात है, ये अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है। मैग्नेटिक पोल्स यूज़ किए जाते हैं, मसाज की जाती है, बात लिया जाता है जिससे बॉडी रिलैक्स हो, सोल फ्री हो और माइंड अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो वीडियो को आप 1-2 बार देखो। केस टेकिंग एक टॉपिक छूट गया है, तो केस टेकिंग भी काफ़ी लंबा थोड़ा टॉपिक है, उसको किसी और वीडियो में कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। एक और सुन लो, मॉन्ग्रेल सेक्ट है। मॉन्ग्रेल सेक्ट क्या है? होम्योपैथी के कुत्ते जो पढ़ते होम्योपैथी है लेकिन जा कर के करते कहाँ हैं? एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो है मॉन्ग्रेल सेक्ट। ठीक है, और बुराई भी फिर होम्योपैथी के करते हैं, भले ही 4.5-5 साल उन्होंने होम्योपैथी को दिए हो, पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। सरोगेट, सरोगेट क्या होता है? सरोगेट मदर आपने सुना होगा, तो कुछ मेडिसिन होती है जिनको एक्ट करने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसको कहते हैं सरोगेट। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है सरोगेट करके, तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्ड है नहीं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कह लो, या एक की जगह पर दूसरी जगह, एक की जगह पर दूसरे को रखना, उसको कहते हैं सरोगेट। ठीक है, तो भाई अच्छे से पढ़ो। 1 साइडेड डिसीज़ में 2 चीज़ें आती है, एक लोकल डिसीज़ आती है, एक मेंटल डिसीज़ आती है, वो भी थोड़ा सा देख लेना। बाकी जितना समझ में आए बताना, कमेंट करना, करते ही नहीं हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और देखते रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।